मैंने उसे रेडियो दिया तो उसने बड़ी फुर्ती से उसकी वेवलेंथ को तब्दील किया और सुई 1 मीटर बैंड पर जमा दी और फिर नंबर मिलाकर फोन किया। कंट्रोल कमांडर, इस वक्त जो पॉकेट रेडियो मेरे हाथ में है वो रिमोट कंट्रोल में तब्दील हो चुका है। इसका राब्ता एटमी मिसाइल नंबर 1 से है जिसे सिकंदरिया के शहर पर गिरना है। अगर हमारे साथ किसी किस्म का भी धोखा करने की कोशिश की गई तो मैं रेडियो का बटन दबाकर न सिर्फ सिकंदरिया बल्कि तिल अबीब और जेरूसलम में भी तबाही मचा दूंगा। कंट्रोल कमांडर ने जवाब दिया कि हमने जो वादा किया है हम उसके पाबंद हैं। जैसा कहा गया है वैसा ही होगा। मेरी बीवी तुम्हारे पास बतौर यरगमाल मौजूद है। पाकिस्तानी लड़की हमारे पास बाहर हेलीकॉप्टर में बैठी है। तुम लोग अब लॉकर रूम से निकल कर आ जाओ और अपनी अमानत लेकर और मेरी बीवी मुझे वापस करके यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अब तुम्हें रिमोट कंट्रोल भी हमारे हवाले करना होगा। नंबर 3 ने कहा, ओके, हम बाहर आ रहे हैं। मैंने रिसीवर नंबर 3 के हाथ से लेकर कहा, मैं लीडर बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी लड़की को हेलीकॉप्टर से बाहर खड़ा कर दो। मैं उसे देखकर अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। कंट्रोल कमांडर ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, तुम लोग बाहर आ जाओ। मैंने रिसीवर रख दिया और नंबर 3 की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक सवाल था। नंबर 3 ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और बोला, लीडर डोंट वरी, अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं इस औरत की खोपड़ी उड़ा दूंगा। यहूदी औरत ने, जो बज़ाहिर कंट्रोल कमांडर की बीवी थी, भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे हलाक न करना। मैं अपने खामद के हुक्म से यहाँ बंधी बंधाई आ गई हूँ। मेरा कसूर कोई नहीं है। नंबर 3 ने गुर्राते हुए कहा, तुम चुप रहो। यहूदी औरत एकदम चुप हो गई। लीडर, मैं आगे चलता हूँ। वो उठा और उसने यहूदी औरत को अपने पहलू में लिया। अब वो इस तरह फौलादी दरवाजे से निकला कि उसके एक हाथ में पिस्तौल था, दूसरे हाथ में पॉकेट रेडियो था और पिस्तौल की नाली यहूदी औरत की गर्दन के साथ लगी हुई थी। मैंने स्टेन गन हाथ में उठा रखी थी। सामने वही लिफ्ट थी जिसके जरिए हम लॉकर रूम में आए थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद था। मैंने अप बटन दबाया, ऊपर से लिफ्ट नीचे आ गई। उसका दरवाजा अपने आप खिसक गया। नंबर 3 ने कहा, लिफ्ट में पहले इस औरत को जाने दो। वो अरबी में बात कर रहा था। फिर उसने यहूदी औरत को लिफ्ट में धकेल दिया। उसके बाद वो खुद भी अंदर आ गया। मैं भी उसके साथ था। लिफ्ट ऊपर वाली मंजिल में जाकर रुक गई। दरवाजा खुला तो हम अपनी जगह पर साकित खड़े रहे। फिर नंबर 3 यहूदी औरत को आगे करके बाहर निकला। बाहर सामने राहदारी खाली पड़ी थी। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, सामने आओ कंट्रोल कमांडर। राहदारी की एक जानिब से एक इसराइली वर्दी पोश उधेड़ उम्र का आदमी नमूदार हुआ। उसने दोनों बाजू ऊपर उठाते हुए अरबी में कहा, मैं निहत्ता हूँ। फिर यहूदी औरत की तरफ देखकर बोला, नादिया, डोंट वरी डार्लिंग, इट्स ओके। यहूदी औरत सिसकियां भरने लगी। नंबर 3 ने अपनी पिस्तौल की नाली यहूदी औरत की गर्दन के साथ लगा रखी थी। वही स्टेन गन का रुख कंट्रोल कमांडर की तरफ था। नंबर 3 ने बुलंद आवाज में पूछा कि बाहर कौन लोग हैं। कमांडर ने कहा, आर्मी और एयरफोर्स के 2 जर्नैल खुफिया तौर पर आए हैं। वो बाहर हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं, मगर यकीन रखो कि वो भी निहत्ते हैं। नंबर 3 ने पूछा, इसके अलावा तुमने कमांडोज कहाँ छुपा रखे हैं? याद रखो, तुम्हारे कमांडोज की तरफ से गोली बाद में चलेगी। पहले मेरी पिस्तौल की गोली तुम्हारी बीवी की गर्दन से गुजर चुकी होगी। कंट्रोल कमांडर ने किसी कदर लजाजत से कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। हम दुनिया को एटमी जंग में नहीं झोंक सकते। ये हमारी भी मौत होगी। ये सारा मिशन खुफिया रखा गया है। हमने तो बेस के अमले को भी इधर उधर कर दिया है। अब बाहर चलकर अपनी अमानत संभालें और प्लीज ये रिमोट कंट्रोल हमें देते जाएं। नंबर 3 ने पॉकेट रेडियो वाला हाथ जरा सा उठाकर कहा, जब तक हम उर्दन की सरहद पर नहीं पहुंच जाते ये रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। ये बड़ी खतरनाक बात थी और इसराइली हुक्काम बिलाशुबा बिल्कुल सही तौर पर इससे परेशान थे, क्योंकि रेडियो पर अगर फ्रीक्वेंसीज मिला दी जाएं तो मिसाइल को 1000 मील से भी फायर किया जा सकता है। कंट्रोल कमांडर खामोश हो गया। हम राहदारी से कदम कदम चलते दरवाजे पर आ गए। ड्यूटी रूम भी खाली पड़ा था। मैं और नंबर 3 यहूदी औरत के दाएं बाएं थे। नंबर 3 के पिस्तौल की नाली कंट्रोल कमांडर की बीवी की गर्दन से लगी थी। मेरी स्टेन गन का रुख कंट्रोल कमांडर की तरफ था। ड्यूटी रूम की खाली होने पर मेरे दिल में शक पैदा हुआ, मगर वक्त गुजर रहा था। मैंने कुछ फासले पर एक फौजी हेलीकॉप्टर सहन के वस्त में खड़ा देखा। उसके कॉकपिट की बत्ती रोशन थी। एक इंसानी साया अंदर बैठा दिखाई दे रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, पाकिस्तानी लड़की को मेरे सामने लाया जाए। कंट्रोल कमांडर ने सीटी बजाई। हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 फौजी अफसर बाहर निकले। एक ने फजाइया और दूसरे ने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। दोनों जर्नैल थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की तरफ इशारा किया। हेलीकॉप्टर का अगला दरवाजा खुला और मैंने खंबे की मरकरी हल्की ट्यूब की रोशनी में एक दरमियाने कद की लड़की को नीचे उतरते देखा। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। बज़ाहिर वो थकी थकी और परेशान लग रही थी। दोनों जर्नैल उसे लेकर हमारी तरफ बढ़े। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, जर्नैलों से कहो कि एक तरफ हटकर रुक जाएं। दोनों जर्नैल वहीं ठहर गए, फिर लड़की से 2 कदम पीछे हट गए। नंबर 3 ने मेरी तरफ देखकर कहा, लीडर हेलीकॉप्टर में ले चलो खातून को। मैं लड़की को करीब से
देखकर तसल्ली करना चाहता था। मुझे उसकी तस्वीर ही दिखाई गई थी। उसकी आवाज और दूसरी तफसीलात से मैं वाकिफ नहीं था। जहां वो खड़ी थी वहां ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। मैंने उससे पंजाबी में बात की और उसके बाप और उसके आबाई शहर का नाम पूछा। उसने दिलगीर आवाज में कहा, भाईजान, खुदा के लिए मुझे इन दरिंदों से निकाल कर ले चलो, मैं अपने अब्बू से मिलने के लिए बेताब हूँ। नंबर 3 मुश्किल में था। उसके एक हाथ में मिसाइल रिमोट कंट्रोल था तो दूसरे हाथ में पिस्तौल था जिसकी नाली कंट्रोल कमांडर की बीवी की गर्दन से लगी हुई थी। उसने तेजी से पूछा, लीडर ओके? मैंने कहा, ओके ही लगता है 3। वो बोला, तो फिर हेलीकॉप्टर की तरफ चलो। मैंने पाकिस्तानी लड़की को आगे चलने के लिए कहा और स्टेन गन हाथ में ताने खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जर्नैल एक तरफ खामोश खड़े थे। कंट्रोल कमांडर हेलीकॉप्टर से 4 कदम पीछे हटकर खड़ा था। हेलीकॉप्टर में पायलट बैठा हुआ था। नंबर 3 ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि हेलीकॉप्टर से पायलट को नीचे उतारा जाए, हम खुद हेलीकॉप्टर चलाएंगे। कंट्रोल कमांडर ने हाथ से इशारा किया। पायलट नीचे उतर आया। नंबर 3 ने उसे हुक्म दिया कि वो यहाँ से चला जाए। पायलट ने वैसा ही किया। हम इस पोजीशन में आगे बढ़ रहे थे कि पाकिस्तानी खातून आगे थी। मैं स्टेन गन ताने उसके पीछे था। किसी वक्त घूमकर चारों तरफ जायजा ले लेता। मेरे पीछे नंबर 3 यहूदी औरत को यरगमाल बनाए कदम कदम चला रहा था। हेलीकॉप्टर में रोशनी हो रही थी और वो बिल्कुल खाली था। पाकिस्तानी लड़की मुझसे पंजाबी जबान में लाहौर की बातें करने लगी। वो लाहौर के गली कूचों से वाकिफ थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि यही हमारे पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी है। मैं दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि ये मिशन कामयाब हो और हम अपनी अमानत को लेकर वापस मिस्र पहुंच जाएं। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मैंने लड़की को पंजाबी जबान में अंदर दाखिल होने के लिए कहा। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर यकदम से कलाबाजी लगाकर बाजीगर औरतों की तरह ऊपर को उछली और सीधी नंबर 3 के पेट में जाकर टक्कर मारी। नंबर 3 इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस पर मुस्तजाद ये कि कंट्रोल कमांडर की यहूदी औरत ने भी ऐन उसी वक्त उछलकर टांग नंबर 3 के हाथ पर इस तरह मारी कि उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल दूर जा गिरा। नंबर 3 और मैं एकदम जमीन के साथ चिमट गए और फायरिंग शुरू हो गई। चारों तरफ से हम पर फायर आने लगा। हमारे साथ धोखा किया गया था। मेरे पहले ब्रस्ट से नकली पाकिस्तानी औरत का पेट खुल गया और वो पेट पकड़कर गिर पड़ी। दूसरा ब्रस्ट मैंने जर्नैलों पर मारा मगर वो जमीन पर लुढ़कते हुए इस दौरान ड्यूटी रूम की तरफ जा चुके थे। नंबर 3 चिल्लाया, लीडर हेलीकॉप्टर। वो रिमोट कंट्रोल की तरफ रेंगने लगा मगर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। वो एक माहिर कमांडो की तरह उठा और लहराता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। एन हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर उसकी पीठ में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इस अरसे में मैं 3 छलांगे लगाकर हेलीकॉप्टर के अकब में जा चुका था। ड्यूटी रूम की छत से मुसलसल गोलियां चल रही थीं। हेलीकॉप्टर की ओट में होने की वजह से मैंने अपने आप को हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में गिरा दिया और पंखे ऑन कर दिए। उसके साथ ही मैंने इंजन स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर मस्त हाथी की तरह एक तरफ कुछ झूमता, शोर मचाता, झुका झुका गौते में आ गया। मैंने उसे ऊपर उठा लिया। हेलीकॉप्टर ड्यूटी रूम के ऊपर से गड़गड़ाता गुर्राता गुजरा तो उसके नीचे गोलियों की बौछार पड़ी। मैं कॉकपिट में अपना सर नीचे किए बैठा था। हेलीकॉप्टर को मैं पहलू की तरफ झुकाए मिसाइल स्टेशन के अहाते से निकालकर मिट्टी के तोदों की तरफ ले गया। मैं उसे ऊपर ही ऊपर उठाता चला गया। नीचे अंधेरा घुप था। बारिश रुक गई थी। मेरे आसाब तने हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने कॉकपिट की बत्ती बुझा दी। अब मैं तारीकी में आगे बढ़ रहा था। मुझे सिर्फ चॉपर के गोल डायलों की रोशनी ही नजर आ रही थी। सुई बता रही थी कि मेरा रुख जुनूब मशरिक की तरफ है। नीचे गोलियां चलने की आवाज मुझे नहीं आ रही थी। मैं खतरे से निकला नहीं था। किसी भी वक्त इसराइली फजाइया का कोई लड़ाका तैयारा आकर मुझे तबाह कर सकता था। इस एतबार से मैं इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार था। इस हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना बहुत जरूरी था। मेरा मिशन नाकाम हो चुका था। मेरे दोनों कमांडो साथी शहीद हो गए थे। इसराइली हुकाम ने इंटेलिजेंस की एक ऐसी लड़की को मेरे सामने पेश किया था जो पंजाबी जबान रवानी से बोल सकती थी और लाहौर शहर की गलियों से वाकिफ थी। ये उनका बिछाया हुआ जाल था जिसमें हम फंस गए थे। अब मैं हेलीकॉप्टर को किसी जगह उतार कर रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए सहरा में फरार होना चाहता था। मेरे बचाव की बजाहिर यही एक सूरत थी। मैं हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया ताकि जमीन का जायजा ले सकूं। अंधेरे में मुझे टेकरियों और मिट्टी के तोदों के उभरे हुए सायों के सिवा और कुछ नजर न आया। यह हेलीकॉप्टर मुझे मौत के चुंगल से बचाकर भी लाया था और अब मेरी मौत का सामान भी बनने वाला था। मेरे कान फजा में जेट लड़ाका तैयारे की आवाज पर लगे थे जो अभी तक सुनाई नहीं दी थी। इसकी वजह यही हो सकती थी कि फजाइया का करीबी एयरपोर्ट वहां से दूर होगा, लेकिन इसराइली जेट लड़ाका तैयारा किसी भी वक्त मेरे सर पर पहुंचकर रॉकेट फायर कर सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को और नीचे ले आया। हेलीकॉप्टर आगे को झुका तेजी से बढ़ रहा था। किसी वक्त खजूर के झुंड तेजी से गुजर जाते और मिट्टी की टेकरियां आ जाती। उसके बाद रेतीला मैदान आ गया।
मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था। इसराइली लड़ाका जेट तैयारे किसी वक्त भी मेरे सर पर पहुंच सकते थे। मुझे जल्द अज जल्द हेलीकॉप्टर को छोड़ देना चाहिए था। रात की तारीकी को बादलों ने मजीद गहरा बना दिया था। एक टेकरी के ऊपर से निकलकर हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ आया तो तारीकी में मुझे दरिया का पाट नजर आया। दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, उसका दूसरा किनारा भी सामने ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे जहन में जो मंसूबा था उसे यही दरिया अमली जामा पहना सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को दरिया के वस्त में ले आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दरिया की सतह पर उतार दिया और इंजन बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर दरिया में डूबने लगा। मैंने कॉकपिट की खिड़की में से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का पानी ठंडा था। मैंने गोता लगाया और दरिया के अंदर ही अंदर तैरता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा। किनारे के करीब जाकर मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो गरजता गुर्राता एक जेट फाइटर दरिया के ऊपर से गुजर गया। ये इसराइली फजाइया का लड़ाका तैयारा ही हो सकता था जो मेरी तलाश में आया था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। खुदा का शुक्र है कि हेलीकॉप्टर दरिया में डूब चुका था। खामोश रात के सन्नाटे में 2 रॉकेटों के कड़ाके गूंज उठे। जेट फाइटर ने सहरा में किसी जगह 2 रॉकेट फायर किए थे। मेरा इरादा किनारे पर आने का था, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया और दरिया में गोता लगाकर अपना रुख बहाव की तरफ कर लिया। इसराइली जेट सहरा में हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे थे। वो रॉकेटों के अलावा ऊपर से फायरिंग भी कर रहे थे। ऐसी हालत में जहां से बाहर निकलना अपनी मौत को आवाज देना था। मैं दरिया के पानी में अंदर ही अंदर इतनी देर तक बहाव के साथ साथ बहता गया जब तक के सांस ने साथ दिया। जब दम घुटने लगा तो सर बाहर निकाल कर गहरा सांस लिया और फिर गोता लगा दिया। यूं ही मैं दरिया के बहाव के साथ काफी आगे निकल गया। बहाव के रुख दूर जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये दरिया यकीनी तौर पर किसी इसराइली बंदरगाह में जा गिरता था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जाए वकूअ से काफी दूर निकल आया हूँ तो मैंने दरिया के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। घुप अंधेरे में आसमान और जमीन एक हो गए थे। मैं दरिया की लहरों पर तैर रहा था और जितनी तेजी से तैर सकता था तैरते हुए किनारे पर चढ़ गया। मेरे कपड़े पानी में शराबूर थे। सर्दी लगने लगी थी। जहां मैं दरिया से निकला था ये नाहमवार रेतीला इलाका था। कुछ फासले पर छोटे बड़े टीलों का सिलसिला मगरिब की तरफ चला गया था। मैं गीली रेत पर बैठ गया। मैंने अपनी जेबों को टटोल कर देखा। मेरे पास 6 हैंड ग्रेनेड, एक साइलेंसर लगा पिस्तौल और एक जहरीला कैप्सूल था। इसके अलावा 10-10 के नोटों की शक्ल में 50 इसराइली डॉलर थे जो गीले हो गए थे। मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया क्योंकि खोलने से उनके जाया हो जाने का अंदेशा था। हैंड ग्रेनेड मेरे लिए बेकार थे। जहरीला कैप्सूल भी अब मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने उन्हें दरिया में फेंकने लगा तो ख्याल आया कि हो सकता है कि इनकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मैं दुश्मन मुल्क में था। जहरीला कैप्सूल मैंने दरिया में फेंक दिया। इसकी वजह यह थी कि इस किस्म के कैप्सूल आमतौर पर जासूस अपने पास रखा करते हैं। रात अब ढलना शुरू हो गई थी। आसमान पर जो बादल छाए थे उनके अकब में पिछले पहर की फीकी और मध्यम रोशनी झलकने लगी थी। मुझे सुबह होने से पहले पहले किसी महफूज मकाम पर पहुंचना चाहिए था। मैं अभी तक खतरे की जद में था। वैसे भी ये खुला सहराई इलाका था और तलाश में निकले हुए जेट तैयारे या हेलीकॉप्टर मुझे दिन की रोशनी में देख सकते थे। मैंने मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया। रात भर की बारिश की वजह से रेत सख्त हो गई थी, जिस पर चलने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। चलते चलते मैं टीलों के सिलसिले के करीब आ गया। मेरा रुख मशरिक की जानिब था। मेरा टारगेट उर्दन से मिली हुई सरहद थी। एक ख्याल ये भी जहन में था कि एक बार फिर नादिया के पास यरूशलेम पहुंच जाऊं। यरूशलेम वहां से कितनी दूर था इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक यरूशलेम की समत ही जा रहा था। एक रेतीले टीले की चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरी तरफ उतरा तो सामने संगलाख वादी नजर आई। शब गाजिब की फीकी धुंध में दूर दूर दरख्तों की झुंड और कहीं कहीं बाहर को निकली हुई चट्टानें दिखाई दे रही थी। आबादी का कहीं निशान नहीं था। मैंने वादी में सफर शुरू कर दिया। आसमान पर अब तक कोई जेट फाइटर नमदार नहीं हुआ था। अभी तक कोई इसराइली हेलीकॉप्टर भी मेरी तलाश में उधर नहीं आया था। चलने से मेरा जिस्म गर्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे कपड़े अपने आप सूखने लगे थे। जब मैं वादी के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। आगे फिर जमीन ऊंची होने लगी, जहां कोई पगडंडी भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि इधर से कभी कोई नहीं गुजरता। अचानक मुझे किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनाई दी। ऊपर जाकर जमीन हमवार हो गई। मैंने आगे नशीब में झांक कर देखा। एक ऊंट मेरी तरफ भागा चला रहा था। मैं फौरन जमीन पर एक तरफ हटकर लेट गया। ऊंट मुझसे कुछ फासले पर से गुजर गया। वो शुतरे बेमुहार की तरह भाग रहा था और साथ ही साथ बिलबिला भी रहा था। ऊपर से होकर वो फिर नशीब में आ गया और दूर एक खजूर के दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा। अब मुझे रोशनी में एक बद्दू किस्म का आदमी दिखाई दिया जो ऊंट को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं जमीन पर पड़े पड़े ये मंजर देखने लगा। आखिर उस बद्दू ने ऊंट की नकेल पकड़कर उसे काबू में कर लिया। मशरिक की तरफ दूर तक ऊंची नीची टेकरियां ही टेकरियां फैली थी। उनके दरमियान से एक अजीब आदि दिखाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा।
ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैंने अपना सर मजीद नीचे कर लिया। जीप तेजी से चली आ रही थी। जब वो खजूर के दरख्त के करीब ऊंट वाले बद्दू के पास पहुंची तो रुक गई। मैंने गौर से देखा, जीप में से एक खाकी वर्दी वाला आदमी बाहर निकला और बद्दू से बातें करने लगा। ये इसराइली फौजी था। जरूर वो मेरे बारे में ही उससे पूछगिछ कर रहा होगा। मुझे उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। वो मुझसे काफी दूर थे। ऊंट वाला रस्सी थामे एक तरफ रवाना हो गया। जीप भी आगे चल पड़ी। वो मुझसे काफी फासले पर से होकर गुजर गई। ये जीप फौजी थी। इसका मतलब था कि वो जिस तरफ जा रहा था वहां आगे कोई फौजी पोस्ट थी। ये भी हो सकता था कि ये फौजी जीप सहरा में मेरी तलाश में फिर रही हो और किसी दूसरी मिलिट्री पोस्ट से आई हो। लेकिन मैं अपनी समत तब्दील नहीं कर सकता था। मेरे पीछे दरिया और दरिया के पार मिसाइल स्टेशन का खतरनाक इलाका था।